नमस्कार। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में मूर्त शास्त्र में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनका दुष्प्रभाव काफी मात्रा में देखने को सामने मिलता है और वे योग सृष्टि पर और व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे योगों पर चर्चा करना आवश्यक है। आज हम इसी प्रकार के एक योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्वालामुखी योग। यह ज्वालामुखी योग मुख्य रूप से तिथि तथा नक्षत्र को आधार बना करके बनाया गया है। ज्वालामुखी योग में प्रत्येक कार्य अशुभ होते हैं। इस योग में उत्पन्न जातक जीवन पर्यंत कठिनाइयों का सामना करता है। यदि कोई जातक इस योग में कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य में बाधाएं आती है, पूरा संपन्न नहीं होता है, विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से ज्वालामुखी योग के बारे में कहा गया है कि जब ज्वालामुखी योग कभी हो तो उस समय कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस योग का निर्माण कैसे होता है, इस पर विचार करते हैं। 5 तिथियां और 5 नक्षत्र इसमें लिए गए हैं और उनके संयोग से इस योग का निर्माण बताया गया है। जैसे प्रतिपदा तिथि को मूल नक्षत्र हो, पंचमी को भरणी हो, अष्टमी को कृतिका हो, नवमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो और दशमी तिथि को आश्लेषा नक्षत्र हो। आप चार्ट में टेबल में देख सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर तिथि में पर्टिकुलर नक्षत्र होगा तो ज्वालामुखी योग बनेगा। अब ज्वालामुखी योग के बारे में कोई प्रसिद्ध कहावतें भी है, जैसे प्रतिपदा में तज मूल को, पंचमी भरणी भार, अष्टमी कृतिका रोहिणी, नवमी तिथि विचार, दशमी अश्लेषा की तेजी, कहता हूं मैं सांच, बुरे तिथि नक्षत्र ये ज्वालामुखी है 5। अब इस योग के फल कथन के बारे में भी कुछ कहावतें हैं। वो इस प्रकार से कहावत है, जन्मे सो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होय, नारी पहने चूड़ियां, निज पति को खोए, बोए तो काटे नहीं, कुएं न उपजे नीर, ये ज्योतिष की सूक्तियां, धरो हृदय में धीर। तो इनका अर्थ तो आप समझ गए होंगे। ज्वालामुखी योग में यदि कोई संतान का जन्म होता है तो वो जीवित नहीं बचता, ऐसा लिखा गया है। कोई यदि जमीन जायदाद खरीदता है, बनाता है तो उसमें बाधाएं आती है और कोई विवाह अधिकारी होते हैं तो उनमें बाधाएं आती है। ज्वालामुखी योग में विवाह होने पर दाम्पत्य जीवन के सुख का अभाव रहता है। यदि किसान इस योग में किसान जो है खेत में बीज बोता है तो फसल अच्छी नहीं होती है, नष्ट हो जाती है। इस योग में कुआं तालाब आदि खोदा जाए तो जल जल्दी सूख जाता है या पानी निकलता नहीं है, कम निकलता है, खराब पानी निकलता है। इस योग में कोई रोग हो जाए तो उसको ठीक होने में समय लगता है या प्राय ठीक होता नहीं है। ज्वालामुखी योग में कोई व्यापारिक कार्य आरंभ किया जाए तो घाटा लगता है, वो कार्य बंद हो सकता है। यदि कोई व्यापारिक सौदा किया जाए तो उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, वो सौदा जल्दी टूट जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ज्वालामुखी योग के फल को बताया गया है और कुछ फल की विशेषता हम अलग से भी जानेंगे। तो जैसे प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र हो तो क्या होता है कि ये नंदा तिथि होती है और प्रतिपदा तिथि के अंदर यदि मूल नक्षत्र तो ये केतु का होता है मूल नक्षत्र, तो ऐसा हो तो ज्वालामुखी योग तो बनेगा। तो इस दिन यदि व्यापार से जुड़ा कोई काम करेगा तो बहुत हानि होने की संभावना होती है। व्यापारिक सौदा होगा तो हानि होने की संभावना होती है, विवाद होने की संभावना होती है और निर्माण कार्य को करना भी इस योग में उचित नहीं बताया गया। अब हम बात करते हैं पंचमी तिथि और भरणी नक्षत्र हो तो ये पूर्णा तिथि होती है और ये जो भरणी नक्षत्र है शुक्र का नक्षत्र होता है। तो ऐसे योग के अंदर विवाह आदि कार्य किए जाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसको टाल देना चाहिए। और जैसे सगाई, रोका, तिलक आदि कुछ किया जाता है तो भी अच्छा परिणाम नहीं होता है, टाल देना चाहिए। यहां तक कहा गया कि इस योग में
कोई व्यक्ति भोजन का आयोजन करे, पार्टी करे, तो उसमें भी कोई ब्लेम लग सकता है, उसमें भी कोई न कोई हानि हो सकती है। अब अष्टमी तिथि और कृतिका नक्षत्र के योग के बारे में विचार करते हैं। ये जया तिथि है और कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, तो ज्वालामुखी योग तो बनता है। अब ऐसा योग यदि बनता हो तो शक्ति प्रदर्शन के जितने भी कार्य हैं वो वर्जित करने चाहिए, उसमें असफलता झेलनी पड़ सकती है। विवाद से बचना चाहिए, कोर्ट मुकदमा आदि का जो कार्य, ऐसे केस वगैरह, तारीख वगैरह हो, या कोई केस करने जा रहे हो या कुछ भी हो, इस प्रकार से वर्जित करना चाहिए ऐसा योग यदि बनता हो। कोई नया वाहन खरीदना हो, गाड़ी आदि कुछ खरीदनी हो, तो ऐसा योग यदि हो उस दिन विशेष तौर से बिल्कुल न खरीदें, कानूनी कार्रवाई आदि से बचें। तो ये सब बताया गया है। अब विचार करते हैं नवमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के ज्वालामुखी योग के बारे में। इसको रिक्ता तिथि कहा गया है और जो रोहिणी नक्षत्र वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो ऐसे योग में मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और वस्तुओं की खरीदारी आदि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी से नई मित्रता आदि करना हो, किसी से मिलना हो तो टाल देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। साधना, कोई आध्यात्मिक साधना, कोई अनुष्ठान आदि इसमें आरंभ नहीं करना चाहिए, सफलता में बाधा निश्चित होती है। अब हम विचार करते हैं दशमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र के ज्वालामुखी योग के बारे में। पूर्णा तिथि होती है ये, और दशमी तिथि को यदि ये नक्षत्र हो अश्लेषा, तो ये बुध का नक्षत्र है, ज्वालामुखी योग बनता है। तो विवाह आदि का कार्य टाल देना चाहिए, नहीं करना चाहिए आरंभ कोई भी शुभ कार्य भी, और भोजन आदि का आयोजन है ये भी ऐसे योग में टालना बताया गया है, अन्यथा अपयश भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, ज्वालामुखी योग का परिहार क्या है उस पर भी विचार कर लेते हैं। यदि कोई है तो योग है तो उसका कुछ परिहार भी होगा जो उसके खराब असर को कम करता होगा। यदि इस प्रकार का ज्वालामुखी योग हो और उस समय कोई अच्छा योग बन रहा हो, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, गुरुपुष्य योग, कोई भी अच्छा योग यदि बन रहा हो, तो इस ज्वालामुखी योग का असर बहुत कम हो जाता है, शांति मानी जाती है। और ये जो ज्वालामुखी योग आदि जो दुष्प्रभाव देने वाले योग हैं, इनका प्रभाव दिन के समय में अधिक बताया गया, रात्रि में इनका क्षीण हो जाता है स्वभाव, ऐसा बताया गया। इनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, ऐसा बताया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी योग के कुछ लाभ भी हैं, जैसे यदि नकारात्मकता की नकारात्मकता ऐसे बताया गया। जैसे किसी पर युद्ध करना हो, युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसे काम ज्वालामुखी योग में किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सार रूप में बात यह है, ज्वालामुखी योग हो तो आप कोई भी मुहूर्त निकलवाने जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो कहीं ज्वालामुखी योग तो नहीं है, इस बात का ध्यान में रखते हुए करें तो अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, 2021 में ज्वालामुखी योग कब कब है मैं आपको बता देता हूं, आप यहां तालिका में देख भी सकते हैं। 19 फरवरी को प्रातः 10:59 से 20 फरवरी को प्रातः 5:57 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। 20 फरवरी को दोपहर में 1:32 से 21 फरवरी को प्रातः 8:43 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। 17 मार्च को रात्रि में 11:29 से लेकर 18 मार्च को प्रातः 10:35 पर ज्वालामुखी योग रहेगा। 22 अप्रैल को रात्रि में 12:36 जहां से वो तिथि, जहां से वो तारीख प्रारंभ होती है 22 अप्रैल, वहां से लेकर 22 अप्रैल को प्रातः 8:15 बजे तक ज्वालामुखी योग रहेगा। 25 जून को रात्रि में 12:10 से, यानी जब से 25 जून प्रारंभ होती है वहां से लेकर 25 जून को सुबह 6:40 तक यह योग रहेगा। 29 अगस्त को रात्रि में 11:26 से लेकर 30 अगस्त को प्रातः 6:39 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। 31 अगस्त को रात्रि में 2 बजे से लेकर 31 अगस्त को ही प्रातः 9:44 तक यह योग रहेगा। 25 सितंबर को प्रातः 10:37 से लेकर 25 सितंबर को
दिन में 11:33 तक यह योग रहेगा। और 5 दिसंबर को प्रातः 7:47 से 5 दिसंबर को प्रातः 9:28 तक यह ज्वालामुखी योग रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस योग के बारे में एक विशेष बात जान लीजिए कि जो ये चांद्र महीना होता है, इस महीने में दो बार 2 दिनों तक विशिष्ट स्थितियों में यह योग आ सकता है। जैसे जब किसी भी महीने की अष्टमी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र होता है तो ज्वालामुखी योग होता है। अष्टमी को कृत्तिका नक्षत्र हो तो ज्वालामुखी योग होता है। और नेक्स्ट डे नवमी तिथि आती है और रोहिणी नक्षत्र होता ही होता है, तो उसमें भी ज्वालामुखी योग होता है। तो लगातार आगे इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें, जिससे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। जो नए दर्शक कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एस्ट्रो पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। और आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।